नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रविशंकर पोलेशेट्टी। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दूसरा लेक्चर है। तो मैंने पहले लेक्चर में ये बताया है कि आयुर्वेद को क्यों आजमाना चाहिए और आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाना कैसा चाहिए। आजमाना इसीलिए चाहिए क्योंकि आज एलोपैथी में एक स्तब्धता है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का वैल्यू 140 से लेकर 240 तक हो सकता है इंडिविजुअल्स में। गुड कोलेस्ट्रॉल कब अच्छा बन रहा है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल कब बुरा बन रहा है या बैड कोलेस्ट्रॉल कब अच्छा बन रहा है, इसका सीमा भी जानना आज मुश्किल हो रहा है क्योंकि एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसके घटने की वजह से भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को घटने की वजह से हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए ना। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का अंडरस्टैंडिंग या मतलब समझ अगर सही है तो इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पता चल रहा है कि दोनों के वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इसके वजह से हमारे बॉडी का फंक्शनिंग मतलब क्रिया शरीर जो बोलते हैं उसका सही समझ या एक अल्टरनेटिव समझ होना चाहिए। वो अल्टरनेटिव समझ आता कैसा है? आयुर्वेद के जरिए से। ये हमने जाना है क्योंकि मैं पुट्टपर्ती साईं बाबा जी की स्कूल में पढ़ा था और उसमें मतलब 8वीं कक्षा तक तो हमें भगवद गीता और उपनिषद वगैरह रटाए गए थे और उस समय हमें मतलब उसका समझ में नहीं था, लेकिन धीमे धीमे से संस्कृत के जो वेदांतिक तौर से जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आया और संस्कृत का जो अंडरस्टैंडिंग था थोड़ा बहुत उसकी वजह से, और उसके साथ साथ बाबा जी ये कहते थे कि यन्न भारते तन्नो न भारते, मतलब जो भारत में नहीं पाया जाता है वो कहीं भी पाया नहीं जा सकता है। तो इसके वजह से मैंने ये समझा, और मेडिसिन में हमें 3rd ईयर मेडिसिन में फार्माकोलॉजी नामक एक सब्जेक्ट होता है। उसमें ये मैं देखा था कि एक ड्रग की वजह से जो टैबलेट देते हैं ना डॉक्टर, उसकी वजह से अगर 10-15 बेनिफिट्स होते हैं 10 गुना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ये जानने के बाद सच्ची में हैरानी हुई थी कि हम कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो उस समय हमें सत्य साईं बाबा जी का कहा हुआ ये याद आया है कि यन्न भारते तन्नो न भारते, मतलब जो भारत में जो विज्ञान नहीं है वो कहीं और हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए फिर आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ना, मतलब इंडिया का मेडिसिन, मतलब जो मैं मेडिसिन पढ़ने बाहर गया था उस मेडिसिन का मूल सिद्धांत हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में, जैसे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, बेलग संहिता, गर्ग संहिता, हारितस संहिता, बहुत सारी संहिताएं, मतलब इतने संहिताएं हैं कि पूरे लगभग 100 लाख के करीब श्लोक हैं सिर्फ आयुर्वेद के। सिर्फ चरक संहिता में आपके 5 लाख श्लोक आ जाएंगे। तो आयुर्वेद के पूरा मतलब ये रिपोजिटरी अप्रॉक्सीमेटली लगभग मतलब 100 लाख के करीब श्लोक में रचाया गया है। तो इनको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आया है कि ये बहुत ही एडवांस साइंस है। इतना एडवांस है कि आज मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 4700 साल अगर हम एलोपैथी में रिसर्च करेंगे तो आयुर्वेद के समझ तक पहुंच पाएंगे। तो इतना टाइम लगेगा क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे ना। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल ये पता करने के लिए लैब में भेजेंगे आपका खून। तो इसके हिसाब से आपको डायबिटीज है या शुगर है या मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है पता चलेगा। लेकिन आयुर्वेद में जिस ब्लड टेस्ट के जरिए आपको पता चलता है उसके साथ साथ मतलब बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स, मतलब रसायन कहते हैं, जो बॉडी की मतलब इट्स अ बायोकेमिकल फैक्ट्री है हमारा बॉडी, मतलब रसायन का एक कर्मागार है। और इस कर्मागार में एलोपैथी के हिसाब से 70 लाख केमिकल्स हैं और आयुर्वेद के हिसाब से 84 लाख केमिकल्स है, मतलब 14 लाख ज्यादा केमिकल बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो ये मैं पहली बार पढ़ के मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना पुरातन साइंस में इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। तो बाकी और मतलब बहुत सारे शास्त्र है, जैसे अगस्त्य संहिता जिसमें केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और भारद्वाज संहिता जिसमें एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताया गया है, फिजिक्स के बारे में, एडवांस मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। इतनी जानकारी थी कि मतलब हमारे पास वो कहाँ गैप आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गैप तो जरूर है क्योंकि जिस लेवल में आज का साइंस है उससे मैंने अभी कहा कि कम से कम 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना एडवांस्ड
साइंस आयुर्वेद में पाया जा सकता है। तो हम धीमे धीमे से इसको पढ़ना शुरू किए। पहले ये मैं उसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ता था, फिर बाद में समझ में आया संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज और भाषा इसीलिए है क्योंकि उसमें नव व्याकरण है। जैसे हिंदी में व्याकरण सूत्र कितने हैं? 1700 है। 1600 है व्याकरण सूत्र तेलुगु के, 1300 है तमिल के, और 900 के करीब 900 मतलब पिछले 200 साल में उन लोगों ने 200 और सूत्र ऐड किए हैं हमारे लैंग्वेजेस सीख के। अंग्रेजी में पूरे कुल मिला के 900 से 1100 सूत्र है। लेकिन संस्कृत ऐसा भाषा है जिसमें 2 लाख के करीब व्याकरण सूत्र है, और उन 2 लाख सूत्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने, मतलब जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब व्याकरण के जो शस्त्रज्ञ है, व्याकरण के सूत्र मतलब जो जिसका प्रतिपादन करते हैं, इन ऋषियों ने इस 2 लाख सूत्रों को 9 तरह के विभाग किए हैं। उनका नाम है इंद्रम, ऐन्द्रम, सांद्रम, शाकलम, शाकादायनम, कासकृष्णम, कौमारकम, सारस्वतम, पाणिनीयम। तो सिर्फ कुल मिला के आज पाणिनीयम में अगर देखा जाए तो 3996 सूत्र है, और आपका सारस्वतम में देखेंगे तो 90,000 सूत्र हैं, और ऐन्द्रम ग्रामर को एक्सप्लेन करते हुए 25,000 श्लोक लिखे गए हैं। तो मतलब ये कुल मिला के 2 लाख के करीब या 2 लाख से ज्यादा सूत्र होंगे। जितने हैं मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन 4 व्याकरणों का एटलीस्ट मुझे थोड़ा परिचय तो हुआ है। तो उनको पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना संक्षिप्त जो श्लोक होता है, मतलब हर मात्रा का 9 अर्थ पाए जा सकते हैं। कैसे? नव व्याकरण है, हर व्याकरण से एक सूत्र आजमाने से आपका एक मात्रा का एक अर्थ, मतलब 9 व्याकरण से 9 अर्थ पाए जाएंगे। अगर एक शब्द में 2 मात्राएं हैं, अगर जिनको मैथमेटिक्स समझ में आता है, तो 9 पावर 2 मतलब 81 अर्थ पाए जा सकते हैं। तो मतलब एक शब्द का 81 अर्थ पाए जाते हैं। इतने मतलब इतना एडवांस्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बोलने का ढंग इतना संक्षिप्त था, लेकिन कहने का बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत ज्यादा कह पाएंगे आप, बहुत कम कह के। तो ऐसा संस्कृत एक कंप्लीटली जिस तरह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ना, कंप्यूटर एक एनकोडेड भाषा है। तो इसको समझने के लिए नव व्याकरण की जरूरत होती है। तो ये मैंने समझा जब मैं अंग्रेजी में इन संस्कृत के सिद्धांतों को पढ़ रहा था या संस्कृत के संहिताओं को पढ़ रहा था, तो उसका मतलब बहुत प्रिमिटिव लग रहा था, मतलब बहुत कमजोर लग रहा था। लेकिन जब मैं संस्कृत के सूत्र को आजमाया तो मैं बहुत एडवांस साइंस इसमें समझने की कोशिश की। तो ये बहुत लंबा मतलब चर्चा है, इसको सिर्फ डॉक्टरों को समझाने के लिए 545 घंटों का लेक्चर मैंने बनाया है। उसको पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेदा के नामक लेक्चर बोलते हैं, जिससे कि एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर दोनों एक दूसरे से काम साथ में मिलके कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ जैसे ब्लड ग्लूकोज है, उसको उसका मधु नामक एक नाम दिया है ब्लड ग्लूकोज। जिस तरह हम एलोपैथी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि 70 लाख केमिकल्स है, आयुर्वेद में ऑलरेडी अशीतिश्चत्वलाक्ष रसामृतम स्वास्थ्य इत्यभिधेयते करके एक श्लोक बताए गए हैं रसेंद्र सार संग्रह नामक ग्रंथ में। उसमें उसका तात्पर्य ये हुआ है कि 86 लाख केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर है। उनके वजह से कम 32 लाख करोड़ नामक रसायन कर्ष मतलब केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, और इन इंटरैक्शंस को ब्रॉडली हमारे लोगों ने वात पित्त कफ करके डिवाइड किए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से ये 32 लाख करोड़ रसायन को गाइड करने के लिए वात आपको कम से कम 10.5 लाख करोड़ के रसायन कर्ष को गाइड कर रहा है, पित्त और 10.5 करोड़, और कफ भी 10.5 करोड़ लाख कर्षों का मतलब रसायन कर्ष को गाइड कर रहा है। तो इस तरह एक तरफ से ये मतलब एक एडवांस्ड क्वांटम बायोकेमिस्ट्री बताया गया है। मतलब क्वांटम फिजिक्स आप सुने होंगे, लेकिन ये क्वांटम बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि एक अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेंगे तो ब्लड ग्लूकोज को थोड़ा बहुत आप ब्लड में उसका नंबर बढ़ाने से या घटाने से उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल पे असर क्या पड़ता है, उसके वजह से बाइल पिगमेंट्स पे क्या असर पड़ता है, इस माइन्यूट कोरिलेशंस को आयुर्वेद में बताया गया, वही वात पित्त कफ नामक एक इंटरैक्शन के जरिए से। तो ये बहुत एडवांस साइंस है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन
इनको जानने का एक प्रक्रिया भी बताया गया है कि कैसे वो प्रक्रिया है, इनको जानने की वजह से क्या होता क्या है। जैसे मैंने कहा था वात बनता है वायु तत्व और आकाश तत्व से, तो आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर करता क्या है, करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका वात पित्त कफ का नाप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, नाड़ी परीक्षा के जरिए या अष्टविधि परीक्षा है, मतलब 8 तरह के अलग अलग परीक्षाएं हैं जिसके जरिए आपके बॉडी के अंदर 42 अवयव में अंग में वात पित्त कफ का प्रमाण पता करना चाहिए। पता करने के बाद आपके बॉडी के तत्व के हिसाब से कौन सा आहार आपके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है वो बताना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो जड़ी बूटियां देते हैं उनको जनरली आज अगर देखेंगे तो आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर मतलब जाते हैं किसी के पास, आपको अगर बोलेंगे हार्ट का प्रॉब्लम है, बोलते हैं अर्जुन ले लो। तो हाल ही में जब कोविड हुआ था तो सबको गीला पिला रहे थे या महासुदर्शन काढ़ा पिला रहे थे। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आयुर्वेद नहीं है, ये हर्बल एलोपैथी है। क्योंकि आयुर्वेद में आपका शरीर तत्व पता करके अगर वात प्रदान है या आपको यही महासुदर्शन काढ़ा को कषाय के रूप से देना चाहिए। अगर ये आपका पित्त तत्व है तो घृत के रूप से जाए, महासुदर्शन काढ़ा को महासुदर्शन घृत देना चाहिए। अगर कफ तत्व का प्रधान आदमी है कोई तो उनको महासुदर्शन को अरिष्ट रूप में देना चाहिए, मतलब इथेनॉल एक्सट्रैक्शन। मतलब इसको देने का तरीका अलग है और हर एक आदमी को एक ही वन फिक्स फॉर ऑल ये जिस तरह एलोपैथी में कर रहे हैं वो गलत है। इसीलिए ये वात पित्त कफ मूल सिद्धांत है आयुर्वेद के, इसको अगर नहीं समझ में आए तो एलोपैथी के लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो हम इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो इसीलिए हमने इस पे रिसर्च किया, वात होता क्या है और करता क्या है, पित्त होता क्या और करता क्या, और कफ होता क्या और करता क्या है। इसको समझने के लिए हम एनिमल्स में वात का प्रभाव बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं, जो खाने की चीजों में जिसमें वात ज्यादा बताया गया है हमारे ये चरक संहिता निदान स्तन में या चिकित्सा स्तन में, ऐसे पोषक आहार दिए हैं जिसकी वजह से वात बढ़े। और एनिमल्स में जंतु परिशोधन में, और दूसरा ग्रुप में हमने पित्त बढ़ाने वाले आहार पोषक दिए हैं और तीसरे में कफ बढ़ाने वाले। उसके बाद हमने, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो ध्वनि जो पैदा हो रहा है वो आपके कान में जाकर ना एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, अभी आपका मोबाइल का या लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं, वो स्क्रीन कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां स्क्रीन से जो उत्पन्न लाइट है वो आपके आंख के अंदर जाने के बाद रेटिना पे पड़ने के बाद रेटिना में एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जरिए आपका बाहर के जो सिग्नल्स है उसको मन के मतलब ब्रेन के ओर बढ़ाते हैं। हम वात में, पित्त में, कफ में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट देखे हैं। मतलब वात का इलेक्ट्रिक करंट अलग है और पित्त का अलग है और कफ का अलग है। तो मतलब वही इलेक्ट्रिक बाहर का जो भी सिग्नल है, सिग्नल भला ही एक ही हो, लेकिन 3 तरह का एक रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शंस पैदा कर रहा है डिपेंडिंग ऑन, मतलब पर्टिकुलर आदमी के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर वात बढ़ने की वजह से वाता सिग्नल पैदा हो रहा है, पित्त की वजह से पित्त सिग्नल और कफ की वजह से कफ सिग्नल होता है। और कफ क्या करता है, मंद मतलब स्लगिश, स्लो कर देता है मैकेनिज्म। वात क्या कर रहा है, छल तत्व होने की वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब इसको समझने के लिए मतलब मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक आप सबको मालूम होगा 26 नवंबर मतलब 2008 में हुआ क्या था। वो ताज में जब टेररिस्ट अटैक हो रहा था, हमारे लोगों को उन्होंने हॉस्टेज पे लिया है। में हुआ था क्या, एक ग्रुप के लोग मतलब और कुछ लोग का ताज के अंदर भी थे, वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, बिल्डिंग के अंदर भागे। क्यों, बचने के लिए नहीं, बचाने के लिए। जैसे एनएसजी वाले थे वो बचाने के लिए वहां गए, और एक ग्रुप लोग थे जो इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे उसको मतलब बचने के लिए, और एक ग्रुप ऐसे स्तब्ध होके क्या हो रहा है उनको समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, लेकिन वो देखते ही रह गए। मतलब एक तरह से एक शॉक का एक्सपीरियंस हुआ है। देखिए, हुआ एक ही चीज था वहां पे, टेररिस्ट अटैक,
लेकिन 3 तरह के बिहेवियर्स थे, 3 तरह के रिएक्शंस थे। एक ग्रुप में अंदर शायद पित्त ज्यादा हो, और आयुर्वेद में यही कहा जाता है जिनके अंदर पित्त ज्यादा होते हैं वो बहुत मोबाइल होते हैं, वो बहुत मतलब तंदुरुस्त होते हैं, बहुत तेजी से सोचते हैं और तेजी से भागते हैं, तेजी से वो काम करने का मतलब शक्ति रखते हैं। तो वो लोग गए होंगे शायद अंदर लोगों को बचाने के लिए और खुद को बचा के लोगों को बचाने का प्रयास और टेररिस्ट पे हमला करने के लिए गए। और एक ग्रुप जिनके अंदर वात ज्यादा है, अभी मैंने कहा था कि वात जब ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उनको हुआ एक ही, लेकिन भय की वजह से बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे मतलब इतने हैरानी होती है, वो इधर उधर भागते हैं। मतलब वात जब ज्यादा हो जाता है तो चलित्र नामक एक प्रॉपर्टी का, चलित्र नामक एक लक्षण का इस्तेमाल किया गया है आयुर्वेद में। तो कफ के लोग उनके मंद मतलब स्लो हो जाते हैं। तो मतलब उनके जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो उनके मन के अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उनका रिस्पांस भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उनका सिग्नल बहुत प्रोसेसिंग कम होता है। तो इस तरह देखिए, वात पित्त कफ के प्रभाव के वजह से 3 डिफरेंट ग्रुप्स में 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आए हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे, ये केमिकल फैक्ट्री है हमारे, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते। तो वात के वजह से, पित्त के वजह से और कफ के वजह से अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग पेस में, अलग अलग गहराई से बढ़ते रहते हैं। इसी की वजह से हर आदमी के अंदर का जो तत्व है अलग होता है। इसी को हम प्रकृति कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये बहुत बड़ा साइंस, बहुत एडवांस साइंस है। इस साइंस की वजह से क्या होता है, एक आदमी का और दूसरा आदमी के साथ क्यों रिएक्शन अलग होता है ये समझने में बहुत आसान है। इसी तरह जिस तरह रिएक्शन मेंटल रिएक्शन अलग है, इसी तरह बायोलॉजिकल रिएक्शन भी अलग हो सकता है, और इसका जानकारी वात पित्त कफ के वजह से होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में वात पित्त कफ का नाप बहुत जरूरी है कि वात पित्त कफ का बॉडी के अंदर सप्त धातु, जैसे एलोपैथी में टिश्यूज कहते हैं, आयुर्वेद में धातु कहते हैं कि सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र, जिनके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं। सप्त धातु की वजह से सारे 42 अंग बनते हैं बॉडी के अंदर। तो जब आप वात पित्त कफ का बैलेंस सप्त धातुओं में और सर्व अवयव में मतलब सर्व अंग में, तब सारे 42 ऑर्गन्स में बैलेंस लाते हैं, तब ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद हील करता है। तो मतलब समदोषा समग्निष्ठ समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म मनसे इंद्रियानाम स्वास्थ्य इत्य विधीयते, मतलब स्वास्थ्य को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जब वात पित्त कफ का नाप सही समत्व में आता है। तो ये समत्व बनाने का जो प्रयास है यही आयुर्वेद है। अगर आप कोई बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों से करते हैं उसको हर्बल मेडिसिन कहना चाहिए, आयुर्वेद नहीं। इसीलिए हम वात पित्त कफ का मॉडलिंग एनिमल में किए हैं। और मैं ये कह देता हूं अभी कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वात पित्त कफ का किसी ने नाप नहीं किया आज तक, और सिर्फ हम किए हैं। इसलिए वात पित्त कफ के वजह से होता क्या है बॉडी के अंदर, ये हम बिल्कुल समझे हैं, और एलोपैथी का बैकग्राउंड होने की वजह से और साइंटिफिक कम्युनिटी को भी समझ में ऐसा हम बता रहे हैं। जिनके अंदर पित्त प्रधान होते हैं ना, जिन लोग, वो मतलब ऐसे होते हैं कि वो घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। तो पित्त के वजह से वो जो ब्रेवरी होता है, जो मतलब साहस धैर्य का प्रयास होता है, वो पित्त के वजह से होता है। आयुर्वेद में इनके लक्षण पूरे लिखे गए हैं और उसी हिसाब से आदमी भी काम करता है, उसका पर्सनालिटी होता है, और ये हमने एक्सपेरिमेंटल तौर से भी हमने दिखाया है। तो ये वात पित्त कफ का नाप लेकर आपको वात पित्त कफ का बैलेंसिंग थेरेपी जब करते हैं पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेद का माध्यम, होता क्या है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक होने के बाद जो मसल मतलब हार्ट का कमजोरी होती है बहुत सारे लोगों में, अगर हार्ट, हमने ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स मतलब जंतु परिशोधन में ये दिखाया है कि हार्ट अटैक होने के बिल्कुल 5 दिन पहले हम अगर ये पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेद का माध्यम दोषों का मतलब वात पित्त कफ का बैलेंसिंग थेरेपी करते हैं तो हार्ट प्रति उत्पन्न होता है, मतलब रीजनरेट होता है कंप्लीटली। और इसको फिर हम ब्रेन टिश्यू में भी हमने दिखा, मतलब ब्रेन का जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो ऑटोमेटिकली वो अपाहिज बन सकता है। तो अगर हम
पहले 5 या 7 दिन से पहले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हमने ये दिखा है कि ब्रेन का भी रीजनरेशन होता है, हमने पहली बार ही दिखाया है दुनिया भर। इसी तरह किडनी का पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, पूरा किडनी अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब एनिमल्स में हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन पार्शियली अगर डैमेज होता है तो उसका पूरा प्रति उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह लिवर का और पैंक्रियास का भी रीजनरेशन हमने करके दिखाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए आगे वीडियो में और देखिए कि वात पित्त कफ को नापते कैसे हैं, उसके बाद बैलेंस लाने के लिए करना क्या चाहिए और इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि 9 से 18 मतलब 24 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद फायदा होता क्या है, उसके बाद आप आयुर्वेदिक पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के जरिए लाभ क्या पाया जा सकता है, यह सब सुनने के लिए फिर अगले एपिसोड देखिएगा।